passport is not a blank check. Passport Zindabad, Pakistan Zindabad. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र प्रोग्राम जी फॉर गरीदा के साथ। प्रोग्राम की एंकर गरीदा फ़ारूकी तबीयत की नासाजी की वजह से तातील पर हैं, तब तक की जिम्मेदारी मैं अदा करूंगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की अगर हम बात करते हैं तो इक़्तिदार में आते ही उन्हें एक बहुत ही मजबूत और तजुर्बाकार अपोजिशन का सामना रहा। वो लोग भी जो पार्लियामेंट के अंदर भी हैं और वो लोग भी जो पार्लियामेंट से बाहर हैं और अपोजिशन के अंदर हैं। मिसाल के तौर पर मौलाना फजलुर रहमान बहुत ही मुतहरिक जो है वो पहले दिन से नज़र आए और हमने देखा कि अपोजिशन बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद एक बात कह रही थी कि नहीं जी, टाइम दिया जाए और जमहूरियत का तसलसल बरकरार रखा जाए, पार्लियामेंट की जो है वो इज़्ज़त की जाए और कोई अगर तब्दीली आती है तो इन हाउस तब्दीली आए। लेकिन आज जो है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए और उसके बाद हम देख रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी ये कहा कि और भरपूर अंदाज में कहा कि मिड टर्म इलेक्शन ही एक रिज़ल्ट है, क्योंकि ये जो हुकूमत है ये वो रिज़ल्ट नहीं दे पा रही जिसके इसने दावे किए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज जब अपोजिशन हाउस में मौजूद नहीं थी तो उस वक्त जो है ख़िताब किया तो ज़रा पुरसकून ख़िताब रहा और उस खिताब में बहुत सी बातें उन्होंने की, आवाम को एतमाद भी देने की कोशिश की कि बजट बहुत बेहतर है, मुश्किल वक्त के अंदर है और इस बजट के अंदर जो है बहुत से ऐलानात जो हैं वो अब ख़ास तौर पे जो हमारा मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, निचला तबका जिसकी अक्सर बात करते हैं, उसके फ़ायदे के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा, उसमें से कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो कमेटी जो पार्लियामेंट बनाती है पब्लिक के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके ऊपर वो आदमी जाके बैठ जाता है जिसके ऊपर अरबों रुपए का चार्जेस है, वो उस कमेटी के ऊपर कैसे बैठ जाता है। सारी पार्लियामेंट्री टीम पार्टी को बड़ा मुबारक देता हूं। बड़ी बात हुई सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की, और इधर सिलेक्टेड की बात कर रहे हैं जिनको मैन्युफैक्चर किया था मिलिट्री डिक्टेटरशिप की नर्सरी में। तो मैं अपने लोगों को फिर से मुबारक देता हूं। क्वालिटी जो स्पीचेस की थी, मैं खास तौर पे आज मैं हमाद को मुबारक देता हूं जिस तरह उसने कंडक्ट किया, जिस तरह हमारे एलाइज हमारे साथ खड़े हुए। बड़ी हम सुन रहे थे कि जी गवर्नमेंट गिराई जाएगी, बजट नहीं पास होगा, बड़े बड़े नारे मारे गए और वो जो 12th मैन है पॉलिटिक्स का वो सारों का हर दूसरे ने इकट्ठा कर लेता है कि गवर्नमेंट गिराने के लिए। जी एक बार फिर वज़ीर आज़म की जानिब से अपोजिशन को ललकार कि भाई आज जिस मुश्किल में हैं ये आपकी वजह से हैं, और ये जो बहस छिड़ गई है और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको लिया सिलेक्टेड के हवाले से, बल्कि एक नया वर्ड उर्दू लुगत में आ गया है मुंतखब के बाद चुनतखब, तो इस पर भी ज़रा आज हम बात करेंगे। और जो दावे किए जा रहे हैं कि ख़ासतौर पर हुकूमती सफ़ों से कि अगर कोशिश करेगी अपोजिशन चेयरमैन सेनेट लाने में तो वो कामयाब नहीं हो सकेगी, और उसकी थोड़ी सी हल्की सी झलक आज उस वक्त महसूस है जब 15 अरकान पंजाब असम्बली ने आज बनी गाला में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात की। तो हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ होगा, इनसे बात करेंगे इन तमाम मौज़ूआत पर। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो कमेटी जो पार्लियामेंट बनाती है पब्लिक के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके ऊपर वो आदमी जाके बैठ जाता है जिसके ऊपर अरबों रुपए करप्शन के चार्जेस आ रहे हैं। गेस्ट पैनल का तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर तजियाकार हैं, सर आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ लाहौर से शामिल हैं उमर सरफराज चीमा साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। कराची से हमारे साथ हैं साबिर बलोच साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सर आपसे आगाज़ करते हैं। ये जो बात है आज की गई कि मिड टर्म इलेक्शन की, और उसमें एक महसूस तो हो रहा है कि
हुकूमत अपने दावे जो उस हुकूमत ने किए वो पूरे नहीं हो सके, जो साथ देना चाहिए था अपोजिशन ने वो साथ नहीं दिया, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत ने भी जिस तरह साथ देना चाहिए था वो साथ नहीं लिया, बल्कि ये कहा कि उनसे क्या मिसाके मईशत की जाए कि जिनकी वजह से आज हम इस हालत में पहुँचे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बात है मिड टर्म इलेक्शन की, ये सिर्फ एक धमकी है, ये कुछ प्रैक्टिकल नज़र नहीं आती आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि ये ख्वाहिश है, धमकी नहीं, ख्वाहिश है, और हर ख्वाहिश की तकमील भी नहीं हो सकती। ठीक है, बिल्कुल। मिड टर्म इलेक्शन की बात आप कर रहे हैं, उसका कोई जवाब होना चाहिए। आप एक हुकूमत के 8-10 महीने या साल उसका पूरा होता है, आप उसी पे अगर ये नाकाम हो गए तो वो तो उनको, जब आप 5-5 साल लेके नाकाम हुए पूरे, तो उनको 1 साल में आप नाकाम करार दे रहे हैं, उनको भी हक पहुँचता है। सो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना किसी के मुफाद में नहीं। असल चीज़ ये है जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के हर फर्द और अपोजिशन को भी ये जहन में रखना चाहिए, जो हुकूमत है उसको भी इसमें मैं समझता हूँ कि एक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए कि अपोजिशन के ऊपर सिर्फ पुराने किस्सों की इल्ज़ाम तराशियाँ करके उनको हासिल कुछ नहीं होगा। जो प्रोसेस है आपका अकाउंटेबिलिटी का वो चलता है, चलता रहे, जैसे वो जिनका काम है। हुकूमत तो ये कहती है ना कि भाई ये जो केसेस हैं ये पहले से स्टार्ट हुए थे, जिनका काम है, लेकिन दूसरी जानिब वो कहती है कि किसी को छोड़ेंगे भी नहीं, खुद वज़ीर आज़म खुद कहते हैं। नहीं, वो ठीक है, वो भी उनकी बात ठीक है, मैं आपको बताता हूँ वो क्यों। लेकिन ये है कि ये नैब का काम अगर वो चल रहा है तो चलता रहे, उसमें हुकूमत को नारे लगाने की बजाय ये जो मिसाके मईशत का प्रपोजल आया था अपोजिशन की तरफ से, और हुकूमत का कहना है कि जी जिन्होंने बर्बाद किया हम उसको शामिल, ये गलत है। शामिल सबको करना चाहिए, क्योंकि एक एहसास जो आज उभारने की ज़रूरत है वो ये है कि जो मईशत का हाल है वो किसी के भी एक के बस में नहीं है कि वो उसको ठीक कर सके। ये जब मिल के आप करेंगे, और इसके लिए बहुत मोटी चीज़ ये है कि आपको कंटिन्यूटी चाहिए। ये हुकूमत मिसाल के तौर पे 5 साल पूरे भी करती है, तो 5 साल में आपकी मईशत बेहतरी की तरफ तो जा चुकी होगी, लेकिन ये नहीं होगा कि आप उसके बाद अपनी मर्जी का चलाएं। ये आपको कंटिन्यूटी देनी पड़ेगी। ये जाके 8-10 साल का प्रोसेस है जिसमें आप कर्जे उतार सकें, अगर आप पूरी प्लानिंग आज करें। जब $95 बिलियन का कर्जा बन रहा था तो उस वक्त भी यही मसला था कि किसी ने ये प्लान नहीं दी, और ना ही पार्लियामेंट ने पूछा कि जनाब आप बताइए कि ये कर्जा इतना हो गया, उतारेंगे कैसे, उतारने की प्लान आपके पास क्या है। और आज भी यही मसला है कि कोई पूछ नहीं रहा इनसे कि जब आपको 95 से 115 बिलियन की आपकी बन जाएगी, आपका हो जाएगा कर्जा, जिसमें 6 बिलियन अगर आप IMF का लेते हैं वो भी शामिल हो गया, तो आपने गल्फ स्टेट से लिया हुआ है, चाइना से पकड़ा है, ये मिला के तकरीबन 115 बन जाएगा, तो वो कैसे उतरेगा। ये वो चीज़ है जिसमें सब ने बैठ के काम करना है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो 115 एक दिन में नहीं उतरना, ये तो आपका बढ़ता जाएगा अगर आप कर्जे लेके ही आगे अपना काम चला रहे हैं, और इस गवर्नमेंट ने भी यही किया। तो मेरा ख्याल है कि मिसाके मईशत की जो शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रपोजल दी थी, वो प्रपोजल दुरुस्त और सबको शामिल होना चाहिए। ठीक, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। साबिर बलोच साहब, आपकी तरफ हम बढ़ते हैं। ये जो आज मुतालबा है मिड टर्म इलेक्शन का, तो पीपल्स पार्टी की जानिब से अभी हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ने कमेंट्स किए हैं कि पहले तो इंतखाबी इस्लाहात होने चाहिए, अगर इंतखाबी इस्लाहात नहीं होंगे तो कोई भी इलेक्शन हो जाए रिजल्ट यही आना है। और फिर वही बात जो आप बार बार कह रहे हैं सिलेक्टेड की, तो और दूसरी जानिब अगर आप नया चेयरमैन लेकर आते हैं सेनेट का, तो उस पर भी जो है वो इत्तफाक मौजूद नहीं है अपोजिशन के अंदर। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है धमकियां, या एक NRO कह लें, या जो आपके लीडर्स अंदर हैं उनको कोई रियायत मिल जाए, ये ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है। कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि किसी बात में दम है साबिर बलोच साहब? नहीं, देखें बात यह कि मैं हैरान हूँ कि आपको किस तरह यानी कोई रियायत मांगने की कोई ऐसी बात कोई नजर आई है। ऐसी कोई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी अपना वही रोल अदा कर रही है। जो मांगी जाती है सर, वो सामने खुल के तो नहीं होती है ना, वो तो बैकडोर ही होती है जो भी होती है। नहीं, लेकिन पीठ पीछे भी, लेकिन बात यह है कि वो नजर आ जाता है ना, वो तो पता चलता है कि रियायत मांगी जा रही है या चीज़ों का मुकाबला किया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब ने तो हमेशा ये कहा है कि जनाब मैं तो कोर्टों का पहले भी सामना किया और अब भी कोर्टों का सामना कर रहा हूँ। बात यह है कि देखो, मांगे वो कि जिसने खुदा न खासा कोई गलत काम किया हो, ये सब फैब्रिकेटेड चीज़ें हैं,
पॉलिटिकल यानी सर रोजाना बातें हो रही हैं, ये गोलागड्डे वाले के अकाउंट में पैसे, फला के दूसरी अकाउंट में बात यह है पैसे, कि बेनामी पैसा इतना बाहर चला गया, इतना अंदर आ गया, तो रोजाना की बातें हैं और मुसलसल हो रही हैं। नहीं भाई देखो, बात यह कि इल्जाम लगाना ये कौन सी इतनी मुश्किल काम है हमारे मुल्क में। आप किसी पर भी कोई इल्जाम लगा सकते हैं, मैं भी चाहूँ आप पर किसी किस्म के भी इल्जाम लगा सकता हूँ, लेकिन इल्जाम लगाने की बात नहीं है कि ये जो केसेस जो इस वक्त जो फेस कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब, ये केसेस पहले से कोर्टों ने उनको बरी किया है, कोर्टों में चले गए हैं, तो वो क्या पहले जो कोर्ट्स थे वो गलत थे, जो आजकल के कोर्ट्स ठीक हैं क्या? या उस वक्त की हुकूमत के जिन्होंने फैब्रिकेटिंग केसेस बनाए थे उन्हीं को फिर से रिप्रोड्यूस किया जा रहा है, वहाँ पर बैक टू स्क्वायर वन पे लाके आपने यानी मामलात को लाए हुए हैं आप। असल में ये बात नहीं है, बात ये है कि एक ट्रेंड है हमारे पास कि जिसको पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ख़त्म कर दिया था कि भाई किसी किस्म की पॉलिटिकल केस किसी के ऊपर ना बनाया जाए और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के 5 साल के पूरे दौर में देयर वाज नॉट अ सिंगल पॉलिटिकल प्रिजनर, किसी शख्स को जो है ना गलत तरीके से वो विक्टिमाइज करने की कोशिश नहीं की गई। यहाँ पर आपके कोर्ट्स मौजूद हैं, आपके एजेंसीज हैं, केसेस जो है वो जारी हैं, तो इसका मतलब ये है कि अदारे हैं, ये सारे इल्जामात को इसी वक्त मानेंगे जब कोई फैसला सामने आ जाएगा। नहीं जी, बात यह कि देखो अगर वो बाकी अदारे किस चीज के लिए, ये नैब जो आपने बनाया वो किस चीज के लिए है, ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो किस चीज के लिए है? वही तो अपने काम कर रही है, ये अपने काम नहीं कर रहा। अगर वो नहीं काम कर रहे हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे तो उसके ऊपर आप आके आपको और यानी कमीशन बना रहे हैं तो उनको खत्म कर दें, नैब को खत्म कर दें, फिर छोड़ दें नैब को, कहें कि जी के आप चूंकि इट्स योर फेलियर, अब आप कोई नई चीज ला रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ साबित बलोच साहब, थोड़ा सा मैं उमर चीमा साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा। उमर चीमा साहब, आज जो वज़ीर आज़म ने स्पीच की पार्लियामेंट में, उसमें स्पीकर को भी मुखातिब करके कहना कि आप ऐसे लोगों की तकरीरें करवा रहे हैं जिनकी वजह से मुल्क का ये हाल हुआ है, और वही पिछले 10 साल की बातें कहना। उमर चीमा साहब, ये जो पार्लियामेंट में लोग आते हैं इन्हें अवाम मुंतखब करके लाते हैं, और जब इल्ज़ाम ही होता है तक साबित ना हो जाए, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी स्टिल जो हम ललकार देख रहे हैं अपोजिशन की को और उनके ख़ासतौर पे अहम लीडरों को, तो इससे कुछ मुश्किल और बढ़नी जाएगी हुकूमत के लिए? वैसे ही जो है वो माशी मैदान में बहुत से चैलेंज हैं। उमर साहब, शुक्रिया भाई। पहले तो ये कि आपने मुझे शुरू में जो बात की कि ये ऑपोजिशन बड़ी ये बिल्कुल ठीक है कि ये जमातें पिछले 30-40 साल से बार बार इनको अवाम ने इन पे एतमाद किया, इनको मौका मिला और ये पार्लियामेंट में आई। लेकिन मैं समझता हूँ ये इंतहाई नाअहल, करप्ट और कमज़ोर तरीन ऑपोजिशन है, और उसका आपके सामने है कि पिछले 11 महीनों के अंदर सवाए अपनी नाअहल और करप्ट लीडरशिप के केसेस के ऊपर डील और ढील के अलावा इन्होंने और कुछ किया ही नहीं। उन बेचारों ने अगर कुछ लोगों ने अगर दोबारा फिर गलती करके इनके ऊपर एतमाद किया, जिन्होंने इनको मैंडेट दिया, बताएं, इनसे पूछें कि उनके लिए इन्होंने क्या किया है। अभी ये आज अल्हम्दुलिल्लाह जो बजट पास हुआ है, ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतना तफसील से इसके ऊपर बहस हुई और अपोजिशन को हर तरह का मौका दिया गया बात करने का। इनके इवन अपोजिशन लीडर्स ने भी जो मेन पार्टीज के लीडर्स ने भी बात की, चाहे वो बिलावल थे या दूसरे, उन्होंने सियासी गुफ्तगू और हुकूमत के ऊपर वही एक रटी रटाई तनकीद की, लेकिन कोई ऐसा आप देख लें बजट के हवाले से कोई बातचीत की हो, कोई मुस्बत तजवीज़ आई हो सामने, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इससे तो और फिर उसके बाद जो इनके बयानिए जो ये APC कॉल कर रहे हैं, उससे उसकी भी हकीकत कौम के सामने आ गई कि ये तो अपने घर के अंदर इनका एक बयानिया नहीं है। और आज भी आप देख लें कि जिस तरह से शहबाज शरीफ ने कोई और बात की, बिलावल ने उसके ऊपर अपना कोई और राय दी, तो इससे ये बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये इन सब का अपना अपना एजेंडा है कि अपने अपनी चोरी और अपने अपने अब्बा जी को बचाने का मिशन है। इसमें किसी तौर के ऊपर भी अवाम के अवामी मसाइल के ऊपर बात करना, कोई तजवीज़ देना, जैसा अभी जनरल साहब बिल्कुल बात ठीक कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि जी ख्वाहिश तो हो सकती, दीवाने की ख्वाहिश तो हो सकती है, कि मैं समझता हूँ कि ये वो कहते हैं कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि ये वो लोग हैं जो पहले अभी हफ्ता पहले कह रहे थे कि जनाब बजट ही पास, ये सिवाय बढ़ के मारने के इसके, क्योंकि इनको अच्छी तरह से पता है कि आज जो ये हालात हैं, जो मुआशी तबाही के अंदर तबाही के धाने पे ये छोड़ के गए, इसके जिम्मेदारान बिल्कुल यही लोग हैं। लेकिन हम फिर भी वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर इनके पास कोई तजवीज़ है, हम भी चाहते हैं कि माहौल साजगार हो, अपोजिशन कोई संजीदा रवैया अपनाए
और मामलात को जो है अवामी मसाइल को जो है हल किया जाए, बजाय इसके कि ये कौम से इज्तिमाई तौर पर माफ़ी मांगे और हुकूमत के लिए मदद जो है मामलात को मज़ीद जो है रुकावटें खड़ी करने की बजाय हुकूमत को जो है अपना एजेंडा जो है उसको मुकम्मल करने दें, क्योंकि अवाम ने उनको मैंडेट दिया 5 साल का और ये हुकूमत का पूरा ये हक है कि वो इन 5 साल में जिस तरह से आपके वज़ीर आज़म ने उसने अपने खिताब में भी कहा कि पिछले 10 महीनों में मुश्किल से उन्होंने 8 छुट्टियां की हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि वज़ीर आज़म और उनकी टीम की जो अंत तक मेहनत है, और मैं ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि अब जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, बजाय इसके कि माजी के हुकूमतों की तरह जो है आर्टिफिशियली जो है अवाम को जो है एक लॉलीपॉप दिया जाए और कर्जों का अंबार लगा के चले जाएं और 5 साल बाद जो हुकूमत आए वो इसी तरीके से ऐसे मसाइल का सामना करें। उसकी बजाय मौजूदा हुकूमत की कोशिश है कि जो कर्जा थोड़ा बहुत हमें वक्ती तौर के ऊपर डिफॉल्ट से बचने के लिए या मौशी हालात को ज़रा संभाला देने के लिए लेने भी पड़ रहे हैं, वहाँ हुकूमत के जाने तक जो है ये कर्जों का हुजम भी कम करें और मुल्क के अंदर जो है तरक्की और जो मुआशी तरक्की और बाकी जो हालात हैं उनको साजगार बनाने के एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है और उस पे हम अमल कर सकेंगे। ठीक है, एक ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे कि ये जो कर्जे आप ले रहे हैं या जो पहले लिए गए, तो तहरीक इंसाफ का ये कर्जे वापस करने का जो फार्मूला है जिस पर आपने भी इशारा किया जनरल साहब ने, तो वो क्या फार्मूला है उस पर, और फिर कारोबारी तबके का जो एतमाद है उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और सेनेट के चेयरमैन अगर बदल भी जाएं या अपोजिशन इसमें किसी हद तक कामयाब भी हो जाए तो उससे क्या तब्दीली आ जाएगी पाकिस्तान के अंदर। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बजट पास हो गया और उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आज स्पीच, और उस वक्त कोई शोर और हंगामा नहीं था, अपोजिशन मौजूद नहीं थी ऐवान में, तो ज़रा तहम्मुल के साथ जो है वो तकरीर हो गई। लेकिन बजट जब पेश किया गया और वो पेश करना जो है वो शोर में मुश्किल हो गया, और उसके बाद जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको भी बहुत मुश्किल पड़ी अपनी तकरीर करने में। तो जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये फरमाएं कि ये जो बात की जा रही है खासतौर पर सेनेट के चेयरमैन को हटाने की और अपोजिशन अपना जो है वो चेयरमैन लेकर आए, अगर उसमें इत्तफाक हो भी जाता है अपोजिशन पार्टियों का, मतलब क्या होगा उससे? क्या पाकिस्तानी करेंसी बेहतर हो जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे, या बस इनकी जो अपनी गलती थी वो कहेंगे हम गलती हम सुधार रहे हैं? गलती नहीं, ये एक सिंबॉलिक सा एक्शन। ये देखें, जब एपीसी हुई तो एक चीज़ वाज़ेह हो गई, इनके जहन में जो एक शुबा था वो निकल गया कि आप पब्लिक को सड़कों पे नहीं ला सकते, ये इनकी कैपेबिलिटी नहीं है जी। तो दिखावे के लिए फिर आप ये काम कर दें, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। सेनेट में पहले ही अपोजिशन के पास नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और उनके तावन, उनकी मर्ज़ी के बगैर सेनेट से आप कोई भी बिल पास नहीं करवा सकते। ठीक, लिहाजा अगर आप चेंज भी कर दें वहाँ से इसको सेनेट के चेयरमैन को, तो फ़र्क क्या पड़ेगा? सो असूलन तो वो बिल्कुल फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन जो हर्डल्स हैं जो ये कर नहीं सकेंगे वो दो हैं जी। पहली बात ये कि कंसेंसस कैंडिडेट लाना, ये इसके पीछे एक और साजिशी दिमाग मौजूद है जहां आप अपनी मर्जी का कोई आदमी लाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब उसके लिए क्या दूसरे लोग राजी हैं? ये तो 3-4 पार्टियां बैठी वहां पे, वो शायद नहीं। और फिर ये एक छोटे सूबे का आप लेके आए हैं, और पीपल्स पार्टी किस मुंह से करेगी? ये लाने में तो सबसे बड़ा रोल ही पीपल्स पार्टी ने अदा किया था। हाँ, लेकिन अब वो कह रहे हैं ना कि कोई बात नहीं, कहते रहे। एक दूसरी बात ये है उसको सुधार देंगे कि पीपल्स पार्टी जब इनको लेके आई थी तो उस वक्त भी चूंकि ये सीक्रेट बैलेटिंग होती है जी, उसमें कुछ वोट थे जो दाएं बाएं फिर के लोग, बिल्कुल ऐसे हुआ था। तो आज भी यही होगा। अच्छा, लेकिन सो ये बदलना चाहेंगे अगर तो बदल नहीं सकते, क्योंकि ये सीक्रेट बैलेटिंग में सब कह रहे हैं सिर्फ एक वोट का फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूं जी एक छोड़ दें, ये खाम ख्याली है। देखेंगे आप देखेंगे ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे साथ असेसमेंट जब ये करेंगे तो उनको वाज़ेह हो जाएगा कि ये इनके बस की बात नहीं है। लोग अंदर से खुद मौलाना की अपनी पार्टी के लोग उसको वोट नहीं। मैं ये जो टैक्स एमटी स्कीम है इस पर आपसे कमेंट लूंगा। मैं सर मैं ताहिरा औरंगजेब साहिबा की तरफ जाऊं। फरमाइए, आज 15 अरकान पंजाब असम्बली ने बनी गाला में वज़ीर आज़म से मुलाकात की है और मुतमईन नहीं है वो मेंबर्स जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, तो आगाज़ हो गया है कुछ टूट फूट का अपोजिशन के अंदर, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले दिन से का इंतजार कर रही, गवर्नमेंट भी और बाकी भी बहुत से
लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून में फूट पड़ जाएगी और अपोजिशन में फूट पड़ जाएगी। और बात ये है कि अभी 10 महीनों में तो कुछ हुआ नहीं। हुकूमत तो इन लोगों के पास है ना, कौन से 10 MP गए हैं? ये हवा में तीर चलाने से बातें नहीं होती, बातें वो होती हैं जो हकीकत में हों। और हमें हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार करना चाहिए। जब से इलेक्शन हुआ है हम अपोजिशन में बैठे हैं, 146 लोग हैं अपोजिशन के, जो बाकी गैर हाज़िर थे और वो मौजूद के मौजूद है। एक बंदा तो हमारा टूटा नहीं, ना गमत तोड़ सकी है। तो अब वो कौन से थे जो खलाई मखलूक 15 बंदे MP जो मिलने गए? मैं तो नहीं मानती इस बात को किसी सूरत भी। अच्छा ठीक है, ये फरमाएं ताहिरा औरंगजेब साहिबा, ये जो आज शहबाज शरीफ साहब ने बात की है मिड टर्म इलेक्शन की, ये वैसी जोश खिताबत में कर दी है या कोई पार्टी में कोई डिस्कस हुआ था? और अगर चलें कहीं से आप एहतराम करते हुए उनकी बात मान भी लें अपने लीडर की, सदर की, जो इस वक्त सदर हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जमातें जो हैं वो इसको मान सकेंगी इस बात को? अभी तक ये APC में डिस्कस नहीं हुआ कि हम मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये बात अभी APC में नहीं गई और जो बात APC में नहीं जाएगी उस पर पूरी अपोजिशन मुतफिक कैसे होगी? अभी तो ये बात शहबाज शरीफ साहब ने कही है, उन्होंने अपनी राय जाहिर की है। ठीक है, उसके बाद जब APC की मीटिंग होगी तो फिर बाकी ठीक है। साबिर बलोच साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। फरमाइए, ये जो मैंने अभी जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब से बात की थी कि आप ही लेकर आए थे सेनेट चेयरमैन को और अब आप ही कह रहे हैं कि हम हटाने जा रहे हैं, तो सिर्फ एक जो गलती की थी बकौल आपके लीडरों के, उसको सुधारने की बात है या ये एक सिंबॉलिक होगा या कोई कुछ फ़ायदा हो जाएगा इससे मुल्क का? क्या तब्दीली आएगी या क्या इसका असर पड़ेगा खासतौर पर पाकिस्तानी मईशत पे? नहीं, देखिए बात यह है कि ये उस वक्त जब चेयरमैन सेनेट को लाया गया था जी, अच्छा उस वक्त देखो तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने मिल के लाया था जी। पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में थी, तहरीक इंसाफ भी अपोजिशन में था, लेकिन आज तहरीक इंसाफ हुकूमत में है जी। बात सिर्फ ये नहीं है कि जी कि मैं हैरान हूं कि ये क्यों यानी इस चीज़ को देखा जाता है कि जी कि एक इंडिविजुअल को, सादिक संजरानी को हटाने की बात नहीं है, बात उस इंस्टीट्यूशन के सरबराह को हटाने की बात है। बात सेनेट जो अपर हाउस है, सेनेट की अपनी एक कारकर्दगी होती है, सेनेट की अपनी एक पार्लियामेंट्री रोल होता है उसका। अच्छा, और उसका पार्लियामेंट्री रोल अदा करने में चेयरमैन का बहुत बड़ा हाथ होता है और उसकी जो है ना उसका तो किसी नाम पे मुत्तफिक हुए हैं आप? देखें जी, बात यह है कि अब ये जरूर यकीनन ये बात को महसूस किया जा रहा है कि जो रोल सेनेट को अदा करना चाहिए उस तरह नहीं किया जा रहा। अच्छा, और इसकी अच्छी खासी उन्होंने ऑब्जर्वेशन की है, जरदारी साहब ने भी फरमाया था कि हमने बड़ा क्लोज वॉच किया है, चीज़ों को देखा है। अब जाहिर है कि जब ये यानी अब वो महसूस करते हैं, वो आखिर सेनेट में पीपल्स पार्टी के भी लोग बैठे हुए हैं, जो है आप समझते हैं कि ये नून लीग से आना चाहिए क्योंकि आपका ऑलरेडी डिप्टी चेयरमैन आपका मौजूद है, तो अब आप समझते हैं कि वहां से अब नाम आए या इस पर भी अब जो है? नहीं, ये दिस इज टू अर्ली, यू नो, ये तो बहुत जल्दी है। अब अगर किस पार्टी से आएगी, किस जमात से आएगी, ये APC में डिस्कस होगा और एक लायक आदमी को जो है ना वो लेके आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उमर चीमा साहब, मुझे आपकी तरफ बढ़ना था लेकिन मैं एक फौरी जरा मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। और आज जो अपोजिशन का इजलास हुआ उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी शिरकत नहीं की, ये भी हम पूछेंगे आखिर क्या माजरा है। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत जब से आई है हम यही बात सुन रहे हैं कि ये जो मुल्क में माशी बहरान है ये इस वजह से है क्योंकि पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा कर्ज़ा लिया गया और हमारे बजट का बड़ा हिस्सा जो है वो कर्ज़ा उतारने और ख़ासतौर पे सूद उतारने में जो है वो चला जाता है। उमर चीमा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, ये फरमाइए कि अभी जो MST स्कीम है जिसके माजी में आप खिलाफ रहे हैं, चले अब आपने दे दी, अब इस पर हम बात नहीं करते, लेकिन ये एसेट डिक्लेरेशन स्कीम जो है 3 दिन पहले वज़ीर आज़म ने जो कहा कि हम 48 आवर्स में कोई फ़ैसला लेंगे और जो है वो हो सकता है कुछ टाइम आगे दिया जाए। आज जो है वो शबर ज़ैदी साहब की तरफ से बात की गई कि नहीं जी ये कल जो है इसकी लास्ट डेट है 30 जून जो है। तो आपके सामने आप ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म को नहीं कहना चाहिए था ताकि अभाम ख़त्म हो जाता? दूसरी बात ये कि जो अमजद शोएब साहब ने भी यहाँ स्टूडियो में एक बात की
कि कोई फार्मूला नज़र नहीं आ रहा कि कर्ज जो चले पहले दिए देने तो हैं वापस, आज जो आपने लिए हैं 10-11 महीनों में वो भी देने, तो उसका कोई ऐसा फार्मूला नज़र आए कि एक लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो सामने मौजूद हो कि मईशत जो है बेहतर हो जाएगी, ताकि कारोबारी तबका ख़ास तौर पर और पाकिस्तान की आवाम को भी जो है थोड़ा सा सुख का सांस मिले, क्योंकि एक बहरानी कैफियत मौजूद है। देखें, जो इस वक्त बजट पेश किया गया वो इन मौजूदा नामसाइब हालात के अंदर मैं नहीं समझता कि इससे बेहतर जो है बजट दिया जा सकता। और इसके अंदर जो आप देखें तो हुकूमत ने जो मेजर जो फोकस रखा है वो गरीब और मुतवसत तबके के ऊपर रखा है। अगर सब्सिडी दी गई है तो गरीब तबके को दी गई है, यानी वो तबका के जो 300 यूनिट तक बिजली कंज्यूम करेगा उसको किसी तरह से भी ये प्राइस इंक्रीज जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह गैस के अंदर भी कीमतें अगर बढ़ाई गई तो स्लैब्स के अंदर जो है वो जो गरीब तबका उसको प्रोटेक्ट किया गया है। सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम है, हाउसिंग प्रोजेक्ट है, सेहत इंसाफ प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर 100% बजट को डबल किया गया है ताकि उस गरीब और मुतवसत तबके को जो है सेहत, तालीम और हाउसिंग की जो फैसिलिटी है। और इसी तरह कामयाब नौजवान प्रोग्राम है कि नौजवानों को रोज़गार के मौके, उनको नए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो मदद सपोर्ट चाहिए वो हुकूमत प्रोवाइड करे। और फिर ये जिस तरह वज़ीर आज़म ने खुद आज जो है इसका इजहार भी किया और शुक्रिया भी अदा किया अफवाज पाकिस्तान का कि इतने मुश्किल चैलेंजेस हैं हमें दिफा के हवाले से भी, लेकिन फिर भी इन हुकूमत की सिंसेरिटी और जेन्युइन एफर्ट्स को देखते हुए अफवाज पाकिस्तान ने भी अपना बजट फ्रीज किया। और वो जो कमी आई उसमें वो 150 अरब 162 अरब के करीब जो पैसा है वो बलोचिस्तान और फाटा के मर्ज जो इलाके हैं उनकी डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किया जा रहा है। सो इससे ये, और इसके साथ साथ जो कर्जे उतारने, डेफिनेटली जो कर्जों का बोझ जो पहाड़ है वो एक आध दिन में तो नहीं हटाया जा सकता, उमर जी साहब, लेकिन टाइम अब कम है लास्ट सेशन में, ये माजी की तरह ये नहीं होगा कि कर्ज उतारो मुल्क सवारों के चक्कर में जो है खुद अपने हुदैबिया पेपर बिल के जरिए आप बस ये फरमाइए कि ये जो लास्ट डेट है, आज कोशिश की जाएगी कि वो प्रोजेक्ट्स किए जाए कि ये अब हम बजाय जो कर्जा लें वो सिर्फ जो है वो लूटमार और करप्शन में ना जाए, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स पे जाए कि कल को हम मुनाफा बख्श इदारे हों और ये कर्जे जो है इनकी अदायगी में हुकूमत जो है एक प्लान के साथ जो है, और ये एक दिन में नहीं होगा, डेफिनेटली इसके लिए आप ये फरमाएं कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है कल उसकी लास्ट डेट है, तो आप समझते हैं कि आखिरी लास्ट डेट की लास्ट टाइम के अंदर उसकी डेट आगे बढ़ा दी जाएगी? देखिए अभी तक तो देखो इसकी डेट तो बढ़ा दी गई है, इससे जाहिर होता है कि जो ऐलान सामने आया है उसमें उससे बड़ा क्लियर है कि कल रात 12 बजे तक का टाइम है और लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर जो डिक्लेरेशन है वो वक्त से पहले करवा लें। ठीक है जी, साबिर बलोच साहब, तो मोदी रात में कहा था कि जनाब के हमारे पास तमाम फिगर्स मौजूद हैं, हमारे पास जो है ना हर शख्स का इंफॉर्मेशन मौजूद है। अच्छा, जब इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, सब चीज आपके पास है, तो व्हाई डोंट यू अप्लाई इट ऑन देम? तो ये अब ये कल तक तो आप ये कह रहे थे कि जी डेट बढ़ाएंगे, नहीं लोगों को मौका दिया जा रहा है, इस किस्म के ये आप जो है यू टर्न, झूठ पे झूठ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आपके पास, इसी किस्म की जो है ना करने का मौका। देखिए मौका एक महीने का आपने दे दिया, इतना कहना जिन लोगों ने अवेल करने की अपॉर्चुनिटी कर ली, ऐसे नहीं अब चलते। मजीद बढ़ाना नहीं चाहिए। लेकिन असल चीज ये है कि आप एक रोड मैप लेके आए जिससे ये पता चले कि 115 अरब डॉलर का कर्जा उतरेगा कैसे। ये आज आप पहले से पता होना चाहिए था आपको। एक सेकंड जी, आप बात आपकी बात आ गई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है और नोबडी बिलीव्स यू, आपने कोई एतबार नहीं करता भाई। आप लोग देखें, बैठते हैं सिर्फ आपने कोई हमें नहीं बताया कि पौने 2 ट्रिलियन का जो आपका लॉस मेकिंग एंटिटीज है। अभी देखें मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताऊं कि जी यहाँ का जो कारोबारी तबका है, हमारा जो बिजनेसमैन है, अच्छा वो एक्सपोर्ट करेगा। अभी जो इन्होंने क्या बताना यार, ये भी कह रहे थे कि जी हम एनआरओ नहीं मांग रहे, मुझे ये बताएं कि 2 दिन पहले तक तो जरदारी कह रहा था कि जनाब नैब से। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, और बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद का फुकदान अभी भी मौजूद है और उसको बहाल करना जो है हुकूमत की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।